हेलो एवरीवन, आज हम लोग का सैलरी का क्लास नंबर 13 है ना, सॉरी क्लास नंबर 12 है। तो आज छोटा मोटा थोड़ा सा प्रोविज़न बचा हुआ है, आज हम लोग सैलरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? हम लोग किए थे पेंशन करते थे ना, हम लोग का पेंशन, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन हम लोग दोनों कंप्लीट कर लिए थे। और ये भी पढ़े थे ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा हेडिंग डालिएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे आरपीएफ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बाबू? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, आप लोग सुन लीजिए, ये प्रोविडेंट फंड किसको बोला जाता है, प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अगेन हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाते हैं प्रोविडेंट फंड होता क्या है। ये हम लोग का एम्प्लॉयर है, ये हम लोग का एम्प्लॉयर है और ये हम लोग का एम्प्लॉई है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ठीक है। एम्प्लॉई के सैलरी से एम्प्लॉयर ना कुछ पैसा डिडक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर से एम्प्लॉई का सैलरी है 40,000, ठीक है ना। एम्प्लॉई का सैलरी कितना है बाबू? 40,000। और जो एम्प्लॉई के सैलरी से जो इसका एम्प्लॉयर होगा ना, कुछ सर्टेन अमाउंट क्या करेगा बाबू? डिडक्ट करेगा, ठीक है ना। जो डिडक्ट करेगा वो किस नेम से डिडक्ट करेगा? हम ऊपर में हेडिंग डाल दिया आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मान लो इसको कैश इन हैंड या टेक होम मिलेगा ना, कुछ पैसा काट के। मान लो डिडक्ट कितना किया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर से यहाँ लिख देते हैं। मान लो डिडक्ट किया जा रहा है 5,000। कितना किया जा रहा है? 5,000। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। जो एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉई को 40,000 रुपया, ये 40,000 रुपया पर मंथ है। और कुछ पैसा ना कट के मिल रहा है, डिडक्ट कर ले रहा है। कौन डिडक्ट कर रहा है बाबू? एम्प्लॉयर। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ये रिटायर हो जाएगा ना, समझ में आया, तब ये ना प्रोविडेंट फंड का पैसा उठा लेता है। तो देखो, रिटायर बंदा होता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा उसको, ग्रेजुएटी भी मिलता है, उसको लीव इनकैशमेंट भी मिलता है, उसको पेंशन भी मिलता है और उसको आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं इसको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। मान लो एम्प्लॉय का कुछ ज़रूरी काम आ चुका है, ठीक है ना। अब ये पैसा ना विड्रॉ करना चाहता है जो इसके फंड में रखा हुआ है, तो ये फंड से पैसा निकाल लेगा। अच्छा, ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या गवर्नमेंट का? देखो बाबू, ये ना सैलरीड पर्सन है, ये काम कर रहा है। आफ्टर सम टाइम ना इसके पास, जब ये रिटायर हो जाएगा तो इसके पास उतना पैसा होगा नहीं। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जब ये रिटायर हो ना, तो इसके पास एक लमसम इतना पैसा हो, ये अपना बचा कुचा ज़िंदगी आराम से गुजार सके। तो जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट करेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर का होगा। सेम पैसा ये भी ऐड करेगा। मतलब इसके सैलरी से कितना काटा बाबू? 5,000। अब 5,000 यहाँ हुआ, इसको यहाँ 5,000 मिलेगा, तो 5 कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो ये 5,000 को हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हम एक काम के कंट्रीब्यूशन का हेडिंग डाल दिए, ये एम्प्लॉयर हुआ, ये एम्प्लॉई हुआ, ठीक है ना। तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई के सैलरी से कितना डिडक्ट किया? 5,000। ये सर 5,000 कहाँ से आया? समझ में नहीं आया। रूल्स है ना कि जितना भी, अगर हम एम्प्लॉयर हैं, हम मालिक हैं, हम अपने वर्कर के सैलरी से जितना भी डिडक्ट कर रहे हैं ना, सेम अमाउंट हमको भी कंट्रीब्यूट करके ना इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना होगा, ठीक है ना। अब फ़ायदा क्या होगा? ये 10,000 रुपया किसको मिलेगा? एम्प्लॉई को। कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब ये काम छोड़ेगा, या काम नहीं छोड़ा है, मान लो ना स्विच कर लिया, अभी कंपनी चेंज कर लिया, अब ये पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। देखो रूल्स क्या है ना कि मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो अब ये ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो इसके पास दो ऑप्शन है। ये अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ना विड्रॉ भी कर सकता है, और जब ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ना तो मर्ज भी करवा सकता है, और ये जब रिटायर होगा तब भी विड्रॉ कर सकता है। तो इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है ना।
इसके लिए बेनिफिट देख रहे हो कितना अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट कितना है, इसके सैलरी से हर मंथ कितना डिडक्ट हो रहा है 5,000, लेकिन जमा कितना हो रहा है 10,000। मान लो ये एक साल काम किया, तो एक साल काम किया होगा तो कितना कटा होगा उसका सैलरी से, 5,000 रुपया महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा 60,000 कटा होगा। लेकिन इसको मिलेगा कितना 1,20,000, है कि नहीं। अच्छा बात, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये फैसिलिटीज किसके लिए है बाबू, सैलरीड पर्सन के लिए। मान लो कोई सैलरीड पर्सन नहीं है तब क्या होगा, मान लो कोई सैलरीड पर्सन नहीं है तब क्या होगा, तो वो इंसान ना, गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न दिया है कि अगर आप लोग सैलरीड पर्सन नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप एसबीआई में ना पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलवा सकते हो। और एक वो लंबे समय के लिए रहेगा, उसका टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। मान लो हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो हम चाहते हैं ये भी हमको बेनिफिट मिले। कल को हम भी, मेरा एज हो जाएगा, हम भी पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एसबीआई में जाके ना पीपीएफ एक अकाउंट होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको अकाउंट ओपन करवा लेंगे। हर महीना एक सर्टेन अमाउंट जितना हम दे पाएंगे ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ में आया, एक ही जैसा हम उसको जमा, जैसे एग्जांपल के तौर से हम 1,000 रुपया या 2,000, 3,000, 5,000 रुपया हम हर महीना जमा करवा रहे हैं, तो हर साल हर महीना 5,000, 5,000, 5,000 जमा करवाएंगे। और मेरा एम्प्लॉयर तो कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट हमको कितना देगा, जितना हम दिए और जितना गवर्नमेंट दिया, प्लस साथ ही साथ इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कितना अच्छा बात है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमको एग्ज़ाम पर्पस के लिए पढ़ना है, ये आपके ये जनरल नॉलेज, आपको इतना नॉलेज होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेंगे आरपीएफ का फुल फॉर्म बोलो, तो बोलो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक्चुअली जब ये देश आज़ाद हुआ था 1947 में ना, तो तब हालात बहुत ख़राब था, तो ये एक्ट बना 1952 में। 1952 में एक्ट बना था। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही था कि हिंदुस्तान में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबसे पैसा लेंगे और सर्टेन कुछ दिन बाद, यहाँ जब देखो जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी कंपनी है, गवर्नमेंट सोचा ना कि हमको एक लमसम पैसा मिल जाएगा, फिर कुछ दिन बाद जब हम पैसा वापस करने के बाद ये रूल्स को बंद कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लाइबिलिटी है, आज तक इसको एक्ट को बंद ही नहीं किया गया। और ये अच्छा भी हम लोग के लिए। सारा पैसा किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है, उसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। तो कितना अच्छा बात है। अगर हम बोलेंगे कोई भी एम्प्लॉय के सैलरी से 10,000 रुपया महीना कट रहा, तो साल में कितना कटेगा 1,20,000। और 1,20,000 कौन देगा, और गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयर देगा। दोनों मिला के गवर्नमेंट किस केस में देगा, जब हम कहीं काम नहीं करते हैं, समझ में आया, उसको बोलेगा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम एसबीआई में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो 1,10,000 रुपया महीना करके 1,20,000 और 1,20,000 कितना हो चुका बाबू, 2,40,000। 2,40,000 रुपया हम जमा किए और हमको पैसा मिलेगा। जब हम विड्रॉ करेंगे पैसा मिलेगा, अलॉन्ग विद डैट हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, 9.5% तक एग्जेम्पशन है। 9.5% से ज़्यादा होगा तब टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर आरपीएफ बोलेंगे तो उसका फुल फॉर्म क्या है। अब आप हमको बताओ, ये परक्यूजिट हुआ या अलाउंसेस हुआ, परक्यूजिट हुआ, अलाउंसेस थोड़ी हुआ। अच्छा, कौन सा अमाउंट परक्यूजिट हुआ, एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर कितना दे रहा है, 5,000 किसको दे रहा है, और एम्प्लॉय कितना दे रहा है, 5 मिलके 10। तो हम बोलेंगे परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए, हमको कितना, मेरे मालिक मेरे एम्प्लॉयर से हमको मंथली बेसिस में कितना बेनिफिट मिल रहा है, 5,000 तो ना। तो टैक्सेबल कितना होगा, 5,000। तो अब यहाँ पे समझ लो ना कि अगर आपको हम ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे क्वेश्चन में, अब तुमको ऑलवेज ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बोलेगा, तो हम लोग परक्यूजिट में किसका लेंगे, एम्प्लॉय के लिए खुद का पैसा परक्यूजिट हुआ। द आंसर इज नो ना। अगर उसका मालिक एम्प्लॉयर कुछ पैसा देगा तभी तो परक्यूजिट होगा। तो अभी तुमको एग्जाम में ना ऑलवेज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लिखेगा, तो लिखेगा तो दोनों, लेकिन हम लोग क्या पकड़ेंगे, हम लोग क्या मान के करेंगे सॉल्व कि एम्प्लॉयर का लेंगे, एम्प्लॉय का हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एम्प्लॉयर एंड
एम्प्लॉय बोथ contributed towards RPF। वही बढ़िया कोई बात नहीं। बोथ कंट्री थोड़ा सामने आगे बढ़े। हाँ ठीक, तो सामने कर लो। हाँ तुम भी थोड़ा सामने कर लो बाबू। ठीक, बोथ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स RPF कितना? @15% ऑफ सैलरी। बाबू जब भी हम सैलरी बोलेंगे तो सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए होता है। बेसिक मतलब प्लस डीए होता है, बेसिक प्लस डीए। ठीक है, हम लिख दिए, नहीं भी लिखेंगे सैलरी का मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन में ओनली बेसिक लिखेगा तब डीए ऐड मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब सैलरी लिख दिया है यहाँ पे। सैलरी है 60,000 रुपया महीना, डीए है 20% ऑफ बेसिक, और फॉर्मिंग कितना है 10%। देखो इतना सवाल है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इंटरेस्ट भी लिख दे रहे हैं। लिख लिए बाबू, टोटल 5 लाइन लिखना है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, चलो हमको समझा रहे। तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म अभी हम आपको बता दिया है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है बाबू। बोर्ड में देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? बेसिक सैलरी। सैलरी तो सॉल्व करना पता है ना। बेसिक सैलरी कितना बोला है बाबू? 60,000 रुपया महीना। साल का कितना होता है बाबू? 7,20,000। कितना होगा? 7,20,000। सर कैसे आएगा? बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कितना आएगा बाबू बताइए? 60,000 इंटू 12, 7,20,000। डीए कितना आएगा? डीए आएगा ना डीए कितना लिखा होगा? 20% ऑफ बेसिक। तो एक काम करो, 7,20,000 का कितना निकालोगे? 20% निकालोगे, कितना आएगा बोलो? 1,44,000। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? परक्यूजिट। परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आता है। अब तुम्हारा आरपीएफ, अब यहाँ पे देखो ना, आरपीएफ में दोनों बात बोल दिया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम अपने एग्जांपल में तुमको अमाउंट दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दिया। तो कितना बोला है? 15%। तो पहले एक काम करो ना, आरपीएफ निकलो, आरपीएफ @15% ऑफ सैलरी। अच्छा ये किसका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? सैलरी में एम्प्लॉयर का ले रहे हैं या एम्प्लॉय का लेंगे? बाबू एम्प्लॉय का क्यों लेंगे? परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का कॉस्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट। ठीक है ना। तो हम लोग किसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉयर का, मालिक का। मेरे लिए परक्यूजिट कब होगा? जब मेरा मालिक का खर्चा होगा, मेरे लिए बेनिफिट होगा। हम अपने पॉकेट से अपने बेनिफिट के लिए पैसा दे रहे, तो मेरे लिए बेनिफिट कहाँ से होगा? ठीक है। तो यहाँ पे बोला 15% ऑफ द सैलरी, तो सिर्फ सैलरी बोला है। सैलरी का मतलब, अगर सैलरी सिर्फ सैलरी बोलेगा तो हम लोग सैलरी का मतलब समझेंगे बेसिक प्लस डीए, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बेसिक ना लिखा रहे। अगर बेसिक बोलेगा तो फिर डीए नहीं लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सैलरी बोला हुआ है। और तुमको समझाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख भी दिए, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए होता। मान लो अभी हम लोग जब एग्जाम्पल सम्स करने के बाद पीडीएफ का सम्स करेंगे, मैथ का सम्स करेंगे, तो वहां पे सिर्फ सैलरी दिया रहेगा। तो आप लोग सैलरी से क्या समझते हो? बेसिक प्लस डीए। अगर हम मिटा भी देंगे तो क्या समझोगे? रहने भी देंगे तब क्या समझोगे? अगर सैलरी के पहले हम अगर बेसिक लगा दिए तब मतलब चेंज हो जाएगा, तब डीए को मत जोड़िएगा, सिर्फ सैलरी। समझदार हो? चलो अभी आप करो 15% निकालो। 15% किसका? लिख तो दिया है सर, बेसिक प्लस डीए का निकालो। तो डीए कितना है तुम्हारा? 1,44,000, 1,44,000, और सैलरी कितना? 7,20,000। दोनों को जोड़ के 15% निकालो, 1,72,800। सब लोग का आया?
कितना आया बाबू देखो 15%, 1,29,600 आया। अब लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ, देखो बहुत सारे लोगों का ना गलती कहाँ होता है अभी हम बताएंगे। जब हम लोग बोलेंगे 12% ऑफ द सैलरी ना, तो यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए एट डीए मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, समझे। अगर हम रूल्स है ये चेंज नहीं हो सकता है। कितना है बाबू 12% ऑफ द सैलरी, इसको आपको याद रखना होगा। दिस रूल्स कैन नॉट बी चेंज। ऑलवेज रिमेंबर एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आरपीएफ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सैलरी दैट वी हैव टू टेक। सर वी हैव टू टेक 12% ऑफ द सैलरी। अब सैलरी का मतलब एग्जम्पशन में क्या होता है, बेसिक डीए, डीए कौन वाले लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अब देखो यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी क्वेश्चन में कितना बोला है, 10% बोला है। तो ऐसे समझेंगे, ऊपर में सारा डीए लेंगे, नीचे में एग्जम्पशन में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, समझे। तो अब देखो हम यहाँ वर्किंग कर देते हैं। हम लोग का बेसिक कितना था बाबू बताइए तो। सर बेसिक था आपका 7,20,000, ठीक है 7,20,000। और डीए कितना था, डीए था पहले 7,20,000 का कितना परसेंट बाबू, 20%। अब उसका 10% निकालेंगे ना, तो कितना आएगा 14,400। दोनों को ऐड कर दो, समझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे। कितना आएगा, अब इसका कितना निकालोगे 12%, कितना आएगा 88,120। अच्छा हमको माइनस कितना करना होगा, 1,29,600 से 1,29,600 से कितना माइनस करना होगा, 88,128 माइनस कर देंगे, बाहर करो कितना आ रहा है 41,000, ठीक है। अब लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। कितना क्रेडिट हुआ है बाबू इंटरेस्ट, 1,000। देख पा रहे हो आप लोग 1,000, तो वो एट द रेट कितना परसेंट है, 1,000 एट द रेट 10% 1,000। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे ये हम सर्कल कर दे रहे हैं, आप लोग मत करिएगा, समझाने के लिए कर रहे हैं। ये 12% फिक्स रहेगा और इंटरेस्ट निकालते वक्त 9.5% फिक्स रहेगा। तो हम लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट एट द रेट 9.5%। तो अब एक काम करेंगे, 1,000 डिवाइडेड बाई 10% इंटू 9.5%, कितना आया 950 है। बाहर जाएगा 50। देखो हम ना कैसे निकाल रहे हैं, जो भी अमाउंट है ऊपर लिखें वो कितना परसेंट है, 10% है। ये 10% कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर 20% बोलेगा तो 20% लेंगे, क्वेश्चन में अगर 12% बोलेगा, जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आइए 9.5% कहाँ से आया सर, ये 9.5%, सर ये 9.5% तो रूल्स है, ठीक है। ये 10%, 15%, कोई भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो हम लोग एज इट इज उतारेंगे। हमको याद रखना होगा इंटरेस्ट के केस में सर क्रेडिट कितना होता है, जितना भी अमाउंट क्रेडिट होगा उसका 9.5% एग्जेम्प्ट होगा, तो 9.5% आपको याद रखना होगा। याद है तो बोलो बाबू 9.5 रूल्स है। आइए 10 क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे और जो रूल्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कभी 8 बोलेगा, कभी 10 बोलेगा, कभी 12 बोलेगा, कभी 14 बोलेगा, वॉट एवर द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट द सेम। हमको लिख के डिवाइड करना होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आया। अब हम लोग सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। निकालो ग्रॉस सैलरी कितना है, ऐड करो, सब लोग ऐड करो बाबू, हिम्मत करके ऐड करो सब लोग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, सबका अलग क्यों आ रहा है,
हम 9 लाख लिख दे रहे, बाकी आप लोग डिसाइड करके रखिए कितना आएगा। 9 लाख, ठीक है, कंफर्म हो गया। 5,000, 5,522, ठीक है। 9,05,500। अच्छा, अब यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलेगा तो कितना माइनस होगा? अच्छा, क्वेश्चन में बोलेगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो 50,000, नहीं बोला रहेगा, आपको माइनस करना होगा, ठीक है। जब भी ग्रॉस सैलरी आ जाएगा उससे आंख बंद करके कितना माइनस करिएगा? 50,000। क्या सेक्शन है? 16(1)(a), याद आ रहा? ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपया, विच एवर इज लोअर। अगर प्रोफेशनल टैक्स बोलेगा 16(3) में वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंस हम लोग माइनस करना चाहो कर दो, अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना आएगा? 50,000। 8,55,522। बोलिए बाबू, यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? चलो लिखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। बोलो। फिक्स है, फिक्स है, वो क्वेश्चन में नहीं रहेगा, वो आपको क्या 12% कंट्रीब्यूशन में, वो भी फिक्स है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया महीना, बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया महीना, बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया महीना। DA 25% ऑफ बेसिक सैलरी ब्रैकेट में नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सैलरी 1 लाख रुपया महीना, दूसरा लाइन में लिखिएगा DA 25% ऑफ बेसिक सैलरी। जब 25% ऑफ बेसिक सैलरी लिख लोगे, ब्रैकेट ओपन करके लिखना नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज। लिखो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड RPF। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड RPF। employer and employee both contributed towards RPF। लिखे इतना बात। RPF रुपीस 8,000 per month। interest credited to RPF, interest credited to RPF, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF। लिखे बाबू, लिखो 1500 @15%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी अंडर ओल्ड रिजीम, REGIME। सर ये ओल्ड रिजीम तो आप पढ़ाए नहीं है, अभी पढ़ाएंगे। ओल्ड और न्यू पढ़ाएंगे अभी, इसी के बाद 115 BSc। एक बार क्वेश्चन कौन रिपीट करेगा? किरण। चलो किरण क्वेश्चन रिपीट करिए। सैलरी 1 लाख रुपया महीना, DA है 25% ऑफ बेसिक सैलरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूटेड टू RPF। 8,000 रुपया पर मंथ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF 15%, 1,500 रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी अंडर ओल्ड रिजीम। देखे कौन करता है? नहीं समझ में आएगा बोर्ड में करके दिखाएंगे, खुद से ट्राई करो। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया, हम बोर्ड में बनाने जा रहे हैं, आप लोग देख लो। अगर आप लोग किए हो तो अच्छा बात है, नहीं किए हो तो और अच्छा बात है, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिक सैलरी लिखेंगे सबसे पहले। बेसिक सैलरी कितना बोला है तो इंटू 12 कर देंगे, 12 लाख हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। DA कितना बोला है? 12 लाख का 25%। बताओ 12 लाख का 3 लाख, 3 लाख लिख दिए। और कुछ है? चलो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किसका लेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ऑलवेज किसका लेना है? ऑलवेज किसका लेना है बाबू?
कितना कंट्रीब्यूट कर रहा, 8,000 इंटू 12 कितना हुआ, 96,000। लेस करेंगे 12% ऑफ सैलरी, कितना लेस करेंगे, यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डी है। अब डी ए तो बोला नॉट फॉर्मिंग, तो ओनली सैलरी का कितना निकालेंगे, 12 लाख का 12%, 1,44,000। 12 लाख का 12% कितना आया, 1,44,000। तो सर ये तो 96 बड़ा छोटा है, नीचे बड़ा है, टैक्स में कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता है, टैक्स में और कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, ये कितना हो जाएगा, नील। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ कितना आया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ सर है ना एट द रेट 15%, कितना है 1,500। तो हमको तो पता है 9.5% एग्जेम्प्ट है, कितना है 9.5% इंटरेस्ट लेस एग्जेम्प्ट कितना है बाबू, 9.5%। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, 1,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 9.5% कितना आया, 900। बाहर कितना जाएगा, 550। अब माइनस कर दीजिएगा, अंडर सेक्शन 16(1) है 50,000 रुपया, आंसर आ जाएगा आपका। बोलो ग्रॉस सैलरी जीएस फिर अंडर सेक्शन 16(1) है, बोलो ग्रॉस सैलरी कितना आया, 15 लाख 550 ना। अब माइनस कितना करेंगे, 50,000 करो माइनस करके, 14,50,500। देखो बोर्ड में लिखे हैं, देख लो, मिलाओ एक बार, 0 सब सही है, एक बार देख लो। अरे देख लो बाबू, नहीं देखोगे, आगे चले। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए, हम बता देते हैं फिर से। किरण कहाँ दिक्कत हो रहा, सर वो 8,000 लेके इसीलिए बना नहीं। अच्छा हम तो बोले रिपीट भी किए थे क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा गलती होगा तभी तो सीखेंगे। आगे चले हम लोग, और हम लोग 2 कदम बाकी हैं, 2 रूल्स बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा एंटायर थिंग। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए बाबू, इक्विटी। देखिए नया टॉपिक है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। देखो ये एम्प्लॉयर है, ये है एम्प्लॉई है, ठीक है ना। अब एम्प्लॉई को दिया जा रहा है, इक्विटी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इक्विटी दिया जाएगा तो कितना टैक्सेबल होगा, हम लोग को वो निकालना होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, जब भी इक्विटी दिया जाएगा ना, तो देखना पड़ेगा ना कि इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना है। जैसे हम ये एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया, भाई आप मेरे कंपनी का इक्विटी ले सकते हो सस्ता दाम में, ठीक है। तो इसके लिए परक्यूजिट कितना होगा। अब आपको मालूम है इक्विटी का जो दाम होता है ना, वो फ्लैक्चुएट करता है, वो फिक्स नहीं रहता थ्रू आउट द ईयर। तो आपको ना कुछ मंथ का नाम दे देगा आपको, जैसे 2-4 मंथ का नाम बोल पाओगे कोई, बाबू जनवरी से मत बोलना, हम लोग का टैक्स का साल कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। तो बोलो 2-4 साल महीना का नाम, अप्रैल, मई, जून, हमको पूरा 12 लिखना होगा, स्किप करके बोलो ना 2 अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, ठीक है। होने को तो और भी लंबा हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो इस दिन मार्केट, आप जो आपका लकी नंबर है बोलते रहो। किरण 25, अच्छा नेताजी सुभाष चंद्र बोस
सर मेरा भी बर्थडे है। बोलो। 49 9 6 इतना कम बोलिए, शेयर का दाम 17 रुपया। बोलो बाबू। 28 वाह छोड़ लो कोई बात नहीं। 25 रुपये, इतना कम मत बोलो, ठीक है। अब ये ऑफर किया गया भाई, इधर देखो, ऑफर किया गया ऑन 1 अप्रैल में, ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफर किया गया, तब शेयर का दाम कितना था, मान लो 10 रुपया था, ठीक है। तो अब देखना होगा जिस दिन ये बंदा ऑफर को एक्सरसाइज किया तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो परक्यूजिट होगा। समझ में आया? अगर पॉजिटिव में निकलेगा तब तो परक्यूजिट होगा। हम आपको शेयर दे रहे कंपनी का 10 रुपया में ऑफर किया है और वही मार्केट रेट ये चल रहा है, मान लो वो 28 दिसंबर में इस दिन ऑफर को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो अब देखना होगा उस दिन मार्केट वैल्यू कितना है। अरे बोलो ना, देख के भी नहीं बोल रहे हो, कितना है? 28। हम कितना में ऑफर किए थे? 10। तो वह पर शेयर में उस बंदे को कितना फायदा हो रहा है? अगर वो बाहर से कोई दूसरा इक्विटी लेता है तो उसको कितना में मिलेगा? 28। हम कितना में दे रहे हैं? 10 और 28 का डिफरेंस। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? परक्यूजिट हुआ। कितना परक्यूजिट हुआ? जो डिफरेंस होगा। अब सर कितना इक्विटी दे रहे नंबर, तो बोल लेगा 100 इक्विटी दिया है। कितना? 100, 200। बाबू इक्विटी मसला नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी ऑलवेज गिवन रहेगा। तो बोलो बाबू परक्यूजिट कितना होगा? परक्यूजिट कितना होगा? कितना होगा? मान लो 100 दिया है, 100 इक्विटी दिया है, उसका फायदा कितना हो रहा? मान लो इस डेट में ले रहे हैं हम लोग, इस डेट मतलब दिसंबर में 28 रुपया दाम था, हम दे रहे 10 रुपया में, एक इक्विटी में कितना फायदा हो रहा? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1800। डेट चेंज होगा। तो आपको इतना सारा डेट रिलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा डेट दे देगा, देखना भाई कौन से डेट में एक्सरसाइज किया, ठीक है ना। अब मान लो इस डेट में जून में किया तो परक्यूजिट होगा? परक्यूजिट होगा? नहीं होगा। समझ में आया? फिगर पॉजिटिव में आएगा तभी परक्यूजिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत है तो बहुत इजी है, कॉपी कर लो। चलिए बाबू नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। यहाँ तक हुआ सबका? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।